हेलो स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने आ रहे हैं। और मैं इससे पहले बेसिक्स आप लोगों को सिखा चुका हूँ। बेसिक्स मैंने आप लोगों को सिखाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉल्वेंट क्या होता है और लिविंग ग्रुप क्या होता है। मैंने आप लोगों को उस पर क्वेश्चंस भी बताए थे। आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा वो चीज़ें। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पहला टॉपिक SN1 रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए SN1 रिएक्शंस की हम बात करने आ रहे हैं। अब देखिए आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ये 1 क्यों लिखा है हमने। यहाँ हमें ये समझ में आता है न्यूक्लियोफिलिक एंड S मतलब सब्स्टिट्यूशन, बट ये 1 क्यों लिखा है इसका मीनिंग आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। SN1 रिएक्शंस का SN1 रिएक्शंस जनरली वैसे होती बहुत जगह, जनरली वैसे एल्काइल हैलाइड के केस में होती है। एल्काइल हैलाइड के केस में कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 या फिर SN2। ठीक है, हम अभी SN1 की बात कर रहे हैं तो हम एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एल्काइल हैलाइड कौन सा, RX। एल्काइल हैलाइड जानते होंगे आप लोग, RX लिया मैंने। और साथ में एक न्यूक्लियोफिलिक लेना पड़ेगा आपको, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आपको मीडियम इसमें पोलर प्रोटिक मीडियम लेना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक मीडियम। अब आप ये ना पूछेंगे मुझसे कि सर पोलर प्रोटिक क्या होता है। मैं लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ पोलर प्रोटिक क्या होता था। इसके बाद में जो बनेगा इसमें RNU प्लस X माइनस। ये देखिए, ये SN1 की रिएक्शन है जिसमें एल्काइल हैलाइड लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया, पोलर प्रोटिक मीडियम लिया, और जो बना है मेरे पास RNU प्लस X माइनस। ठीक है, ये मेरे पास ओवरऑल SN1 की रिएक्शन है। लेकिन ये डिटेल में होती कैसे, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आखिर ये रिएक्शन होती कैसे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये रहा CR1 R2 R3X। अब यहाँ देखिए, आप बोलेंगे सर ये R1 R2 R3 लेने का मतलब क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरा एल्काइल हैलाइड एक कायरल सेंटर हो, एक कायरल कार्बन हो। ठीक है, मैं इस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसको कायरल सेंटर के तौर पे लिया है, जिसकी डिफरेंट वैलेंसीज है R1 R2 R3 और X। एल्काइल हैलाइड में ये जो X है वो हैलोजन है। हैलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। बट मैं अगर बात करूं, आप लोगों को समझाया भी था मैंने पहले, फ्लोरीन एक बैड लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए फ्लोरीन को यहाँ पे आप मत लीजिएगा, इसलिए फ्लोरीन को मैं यहाँ पहले ही कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मेरा एल्काइल हैलाइड हो गया। न्यूक्लियोफाइल यहाँ हम लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले लिया। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल कौन सा, जिसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे कि आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल OH माइनस हो गया, या SH माइनस हो गया, या Cl माइनस हो गया, XYZ और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया। और मीडियम देखिए, मीडियम मैंने यहाँ पे पोलर प्रोटिक मीडियम ले रखा है। पोलर प्रोटिक मीडियम जैसे एग्जांपल के तौर पे हम वाटर ले लें। वाटर हमने बताया था आप लोगों को, इसके पास में डायपोल्स होता है, डायपोल्स जनरेट होता है इसके पास, क्योंकि इसके पास एसिडिक एच है। एसिडिक एच का मतलब है एसिडिक एच जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए EN के ज्यादा डिफरेंस के रीजन में पार्शियल चार्ज आ जाता है, अपोजिट चार्जेस। तो पोलर प्रोटिक मीडियम मैंने ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड में भी ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी EN में डिफरेंस होगा। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये पोलर बॉन्ड से, इसलिए डेल प्लस और इस पे क्या रहेगा, डेल नेगेटिव। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे अभी प्रिपेयर कर लिया। मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया एज ए रिएक्टेंट, मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और मैंने मीडियम भी ले लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा आप याद करिए, जब मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए थे, मैंने बताया था पोलर प्रोटिक मीडियम एनाइंस और कैटाइंस दोनों का अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके पास डायपोल्स होता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा, ये पोलर प्रोटिक मीडियम जो ले रखा है मैंने, वाटर एज ए वाटर, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्शन में लेगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्शन में लेगा,
न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है लोन पेयर देना। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर देने जा पाएगा? सी प्लस को क्या लोन पे देने जा पाएगा अपना? नहीं। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटीक मीडियम ने इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, मतलब इसको अपने अट्रैक्शन में ले लिया। और साथ में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो एक्स है जिस पर डेल नेगेटिव है, इसको भी वाटर से क्या मिलेगा? अट्रैक्शन मिलेगा। इसको भी वाटर से अट्रैक्शन मिलेगा। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्शन में ले लिया गया है। और एल्का हैलाइड में जो एक्स है मेरे पास हेलोजेंस Cl, Br या आयोडीन जो भी हो सकता है, ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए इसको वाटर से क्या मिल रहा है? अट्रैक्शन मिल रहा है। अब अट्रैक्शन इतना मिलेगा कि एक टाइम पे ये पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, डेल नेगेटिव ये डेल प्लस होते जाएगा, अट्रैक्शन होते जाएगा और ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो पहली स्टेप में आपको समझ में आ रहा होगा, पहली स्टेप में हैलोजेंस जो था मेरे पास वो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसको अट्रैक्शन मिल रहा था वाटर से। न्यूक्लियोफाइल को तो पहले अट्रैक्शन में ले लिया गया था, और ये एक्स भी मेरा अट्रैक्शन के रीजन में निकल गया, रिमूव हो गया। तो यहां देखिए सी के ऊपर R1, R2, R3 और ये प्लस। एक्स नेगेटिव निकलेगा तो सी पे क्या आएगा? कंप्लीट प्लस चार्ज आएगा। तो यहां हम कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके पास? 2, 4, 6। मींस इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ आपके पहली स्टेप में फर्स्ट स्टेप है, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन हो गया, और जब कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता है, C+ का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको पता होगा कार्बोकेटायंस का रीअरेंजमेंट भी हम कर सकते हैं। याद करिए रीअरेंजमेंट हमने स्टार्टिंग में सिखाया था आप लोगों को। रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है? रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है बताइए? कार्बोकेटायंस बैक बॉन्डिंग पे, उसके बाद रेजोनेंस पे 3 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 1 डिग्री पे। शिफ्टिंग ऑर्डर आपको सिखाए थे, आइडिया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे कार्बोकेटायंस फॉर्म हुआ, तो अगर ये कार्बोकेटायंस स्टेबल नहीं है तो आप स्टेबल करिए, उसका रीअरेंजमेंट करके स्टेबल करिए। तो मेरे पास एक चीज तो यहाँ पे आ गई कि पहली स्टेप में कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये मेरी पहली स्टेप कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखिए सेकंड स्टेप की बात करूं तो आप खुद सोचिए, सी पे कंप्लीटली प्लस आ चुका है, मतलब ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो ये एज ए किसकी तरह वर्क करेगा? लुईस एसिड की तरह। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जो डेफिशिएंट होता है, वो एज ए लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल एज ए लुईस बेस की तरह वर्क कर सकता है। अगर ये लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा और वो लुईस बेस की तरह वर्क करेगा, तो याद होगा एसिड बेस की रिएक्शंस बड़ी फास्ट होती है। फास्ट होने का मतलब है कि ये जो मीडियम है ना, वो मीडियम भी इस न्यूक्लियोफाइल को अब रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने कौन आ गया? लुईस एसिड आ गया। तो ये आपस में रिएक्शन कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पे देगा लुईस एसिड को, पता होगा लुईस एसिड को लुईस बेस अपना लोन पे डोनेट करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पे दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पे देगा ये देखिए ऐसे भी दे सकता है। कहने का मतलब ये फ्रंट से या बैक से कहीं से भी अपना लोन पे दे सकता है। लोन पे देने के बाद जब ये न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को रिमूव करना और दूसरे को आके सब्स्टिट्यूट होना। यहाँ देखिए ध्यान से, एक्स निकला, रिमूव हुआ, एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया बाहर, और न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो गया। देखिए दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो यहाँ हम देखें, अगर बात करें तो C, R1, R2, R3 न्यूक्लियोफाइल, प्लस C, R1, R2, R3 न्यूक्लियोफाइल। मैंने फ्रंट से भी सब्स्टिट्यूशन कर लिया और बैक से भी सब्स्टिट्यूशन कर लिया, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में ये जो प्रोडक्ट होगा मेरे पास बनेगा, इसको बोलेंगे रिटेंशन, और इसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। याद रखिए, फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना ये कहलाएगा रिटेंशन, और बैक से सब्स्टिट्यूशन ये कहलाएगा हमारा इन्वर्जन। और अगर दोनों का रेशियो इक्वल हो, बनने वाले दोनों प्रोडक्ट्स का रेशियो अगर इक्वल हो, ठीक है,
तो हम ऐसे मिक्सचर को रैसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। पता लगा आप लोगों को? तो यहाँ पे ये जो स्टेप है मेरे पास स्टेप नंबर 2 थी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो यहाँ पे मैं एक बार वापस से आप लोगों को वापस से बता देता हूँ। एल्का हैलाइड लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया, पोलर प्रोटिक मीडियम लिया। पोलर प्रोटिक मीडियम ने न्यूक्लियोफाइल और इस हैलाइड आयंस को अट्रैक्शन में लिया। हैलाइड आयंस पे चार्ज बढ़ता रहा और हैलाइड आयंस निकल गया। निकलने पे सी पे कंप्लीटली प्लस आया, इसका मतलब कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ। कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ मतलब कार्ब कैटायंस का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आप कार्ब कैटायंस का रीअरेंजमेंट कर सकते हो। इसके बाद में स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल जो है, जो प्रोटीन मीडियम में था, उसको ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा किससे? इस कार्ब कैटायन से, क्योंकि यहाँ पे लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। और जब ऐसा होगा तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, या तो फ्रंट सब्स्टिट्यूशन या फिर बेक सब्स्टिट्यूशन। और फ्रंट बेक सब्स्टिट्यूशन दोनों से आपके दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। और इनके इक्वल अगर कंपोजिशन से इनका, तो ऐसे मिक्सचर को आप रेसिमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने SN1 का रिएक्शंस का पूरा प्रोसेस देखा, ठीक है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स इसके लिखने आ रहा हूँ, उस की पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके की पॉइंट्स देखते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसके की पॉइंट्स की बात करूं, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शंस, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी स्लो होती है। ये एक्सपेरिमेंटल मेजर किया गया है। पहली स्टेप इसकी स्लो है और सेकंड जो स्टेप होती है इसकी वो फास्ट होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल एज अ वीक लिया जाता है। इसमें जनरली न्यूक्लियोफाइल वीक ही यूज में लिया जाएगा। जनरली की बात कर रहा हूं मैं, 90% केस में आपके न्यूक्लियोफाइल को वीक ही लीजिएगा, क्योंकि आपको पहली स्टेप में अटैक नहीं कराना। और न्यूक्लियोफाइल पहली स्टेप में अटैक करने कब नहीं जा पाएगा? जब वो थोड़ा वीक हो। तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल यूज में लिया जाएगा। अब वीक से मतलब है, याद करो मैंने बताया था आपको, एनायनिक वाले न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू न्यूट्रल से। तो आप SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल जो है वीक ही लीजिएगा, मतलब कैसा? न्यूट्रल ही लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा न्यूट्रल लेना है, ठीक है। जनरली न्यूट्रल ही लिया जाएगा। और भी आपके वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, वो एनायनिक में आते हैं। आगे बात करें इसमें जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट आप लोगों का इसमें पोलर प्रोटिक लिया जाएगा। पोलर प्रोटिक पता होगा, जिनके पास एसिडिक एच होते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जैसा कि देखा आप लोगों ने। आगे बात करें इसमें C+ का फॉर्मेशन होता है, कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन हुआ, इससे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट आप पॉसिबल कर सकते हैं, आपको सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। एक और चीज हम बताए थे यहाँ पे, जिस भी रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स बनता है, उस रिएक्शंस की रिएक्टिविटी उस इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर मुझे कोई पूछे SN1 की रिएक्टिविटी बताइए, SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बना, कार्ब कैटायंस। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी कार्ब कैटायंस की स्टेबिलिटी, और कार्ब कैटायंस की स्टेबिलिटी आप लोगों को पता होगा शायद मेरे ख्याल से। कार्ब कैटायंस सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होता है? बैक बॉन्डिंग पर। बैक बॉन्डिंग के बाद में किस पे होता है? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे होता है, उसके बाद किस पे आता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये देखिए, SN1 की रिएक्टिविटी अब कार्ब कैटायंस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। कार्ब कैटायंस जितना स्टेबल होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
अब आपको उसमें लग रहा होगा सर यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आप बताइए इस की पॉइंट से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बताते हैं यहाँ से, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम आपको हाथों बताए थे क्वेश्चन से, ठीक है। ये देखिएगा ध्यान से, Cl 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 मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आप लोगों को, 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन से पूछ रहा हूं मैं SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा किसमें होगी, रिएक्टिविटी मैक्सिमम किसमें होगी। तो देखिए आप लोगों को देखना है, इसमें रिएक्टिविटी देखना है तो आप किससे देखोगे, कार्पेटेंस की स्टेबिलिटी से देखोगे। अब ये बात है, कार्पेटेंस बनता कब है, जब हैलोजेंस निकलता है बाहर, जब लिविंग ग्रुप निकल जाता है तब कार्पेटेंस बनता है। तो आपको हर एक ऑप्शन में हैलोजेंस को निकालना पड़ेगा और कार्पेटेंस बनाना पड़ेगा, हैलोजेंस को निकालना पड़ेगा, कार्पेटेंस बनाना पड़ेगा, हैलोजेंस को निकालिए, कार्पेटेंस बनाइए, हैलोजन को निकालिए, कार्पेटेंस बनाइए। अब आप खुद सोचिए, इस कार्पेटेंस को देखिए कितना डिग्री है, 2 डिग्री। इस कार्पेटेंस को देखिए कितना डिग्री है, 3 डिग्री। इस कार्पेटेंस को देखिए कितना डिग्री है, 1 डिग्री। और ये जो कार्पेटेंस मेरे पास है, इसको क्या मिल रहा है, आप बोलो सर 1 डिग्री नहीं, इसको बैक बॉन्डिंग मिल रही है। तो क्या मिल रही है इसको, बैक बॉन्डिंग। तो अगर मैंने ये एल्का हैलाइड, ये सारे एल्का हैलाइड है, अगर इनको मैंने SN1 रिएक्शंस के लिए चूज किया होता तो सबसे एप्रोप्रिएट या सबसे फेवरेट मेरे पास एल्का हैलाइड कौन सा होता, 4th वाला। इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। और इसका अगर ऑर्डर बनाना होता मुझे, तो इसका ऑर्डर कैसे बनाएंगे हम, एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन देते हैं A, ये B है, ये C है और ये D है। तो क्या ऑर्डर अरेंज करते हैं आप, D, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है, उसके बाद में B 3 डिग्री है, उसके बाद में A 2 डिग्री है और उसके बाद में C। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब मेरे को एल्का हैलाइड्स दिए जाएं और पूछा है कि SN1 की रिएक्टिविटी कैसे मेरे को निकालनी है, तो आप यहाँ पे इस रिएक्टिविटी को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक के की पॉइंट्स आपको बेटर समझ में आए होंगे, थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। देखिए देखिए अब आगे नेक्स्ट की पॉइंट्स आ रहा है इसका, आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और जब फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो आपको पता होगा स्लो स्टेप जो होती है वो RDS होती है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे अगर मुझे रेट निकालना तो रेट कैसे निकालूंगा, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K। याद आ रहा होगा हमने काइनेटिक्स में सीखा है, ROR इक्वल टू K। अब यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन से थे, एक तो एल्का हैलाइड था, एल्का हैलाइड, ठीक है, और एक आपके पास में न्यूक्लियोफाइल था। स्टार्टिंग में आप लोगों ने एल्का हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल लिया था ऐसे, इन दोनों के बीच में आप रिएक्शन करवा रहे थे। अब यहाँ पे गौर करिए आप, क्या पहली रिएक्शन, पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने कुछ वर्क किया था क्या? जब न्यूक्लियोफाइल ने कोई अटैक ही नहीं करा, कोई लॉन पेयर दिया ही नहीं, तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। कंसंट्रेशन में किसकी इफेक्ट पड़ेगा? एल्का हैलाइड की, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इसमें से हैलोजेंस निकलता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है पहली स्टेप में, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं, तो ये एज ए किसकी तरह वर्क करेगा? एज ए कांस्टेंट की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल कांस्टेंट और के मेरे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट, तो यहां पे आपके पास में बन सकता है ROR इक्वल टू K डैश RX। ये देखिए आप लोगों ने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ा होगा काइनेटिक्स के अंदर, देखा होगा उसमें जब भी कोई रिएक्टेंट मेरे पास जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो हम उसको ऑर्डर्स में लेते ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? केवल एल्का हैलाइड पे। तो यहाँ पे ये बताइए, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितने होने वाला है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की मैं बात करूं तो आएगा 1, देखिए ओनली 1। इसलिए इस रिएक्शन का नाम था SN1। स्टार्टिंग मैंने कहा था आप लोगों को SN1 नाम क्यों पड़ा है इसका, 1 क्यों है इसके पीछे? रीजन ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1, ठीक है।
चलिए की पॉइंट्स भी खत्म हुआ मेरे पास में, नेक्स्ट की पॉइंट्स पे आता हूं मैं, ठीक है। अब यहां बात करें इसमें SN1 की रिएक्टिविटी पर, SN1 की रिएक्टिविटी पे। तो आप कुछ सोचिए, जब इसकी पहली स्टेप आरडीएस है, पहली स्टेप इसकी आरडीएस है, तो आरडीएस में हो क्या रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है, लीविंग ग्रुप निकल रहा है। तो आप ये बताइए पहली स्टेप में लीविंग ग्रुप जितना इजीली बाहर निकलेगा उतनी पहली स्टेप जल्दी होगी। तो कहने का मतलब है SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है फर्स्ट स्टेप पे, और फर्स्ट स्टेप किस पे डिपेंड करती है कि लीविंग ग्रुप कितनी जल्दी निकलता है, रिलीज होता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पर, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। तो SN1 की रिएक्टिविटी के लिए हम बोल सकते हैं कि कौन सा एल्का हैलाइड लिया जाए कि SN1 रिएक्शंस फास्ट हो। तो एल्का हैलाइड लीजिए RI, उसके बाद लीजिए आप RBr, थोड़ी कम रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद लीजिए आप RCl, और उससे भी कम लीजिए आप कौन सा, RF। मैं तो बोलूंगा आपसे RF तो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, F यहाँ पे, इस पे तो SN1 रिएक्शंस होगा ही नहीं। तो याद रखिए SN1 रिएक्शंस के लिए आप RI, RBr या फिर RCl ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा किस पे होगी, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा, कौन सा, RI। तो यहाँ पे SN1 की रिएक्टिविटी 2 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है। पहली, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी पर, किस पे, जब आप हैलोजेंस हटाएंगे तो बैक बॉन्डिंग, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, वहां से कंपेयर करिए। या फिर अगर मान लीजिए वहां पे लिविंग ग्रुप दे रखे हैं तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी से आप चेक कर सकते हैं। अब इन दोनों में पहला कौन सा फंडा लगाना है, तो पहला फंडा आपको लगाना है कौन सा, लिविंग ग्रुप का। पहला फंडा कौन सा लगाना है, लिविंग ग्रुप का। अगर उसने कोई एल्का हैलाइड का दे रखा है, सॉरी कोई उसने आयोडाइड का दे रखा है और कोई ब्रोमाइड का दे रखा है, तो पहले आप आयोडाइड वाले को ही चूज करिएगा, ठीक है। तो रिएक्टिविटी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए इसके आगे एक और पॉइंट्स पे हम देखते हैं। और इसके की पॉइंट्स की बात करूं SN1 रिएक्शंस के, तो ये देखिए सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट 2 तरीके से होता है, या तो फ्रंट से हो सकता है या फिर बैक से, दोनों तरफ से ही सब्स्टिट्यूट होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम तो निकल चुका है। अगर हाइड्रोजन एटम लगा होता और न्यूक्लियोफाइल आता, तो न्यूक्लियोफाइल को हाइड्रोजन से क्या मिलता, रिपल्शन मिलता, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल भी एनायनिक, या फिर बोल सकते हो एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन पहली स्टेप में जब हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन रहा ही नहीं, और जब नहीं है हाइड्रोजन तो जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला उसको अब कोई रिपल्शन नहीं मिलेगा, तो उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रंट से भी आ सकता है और बैक से भी आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों तरह के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं फ्रंट और बैक वाले। फ्रंट वाला होता है रिटेंशन और बैक वाला होता है इन्वर्जन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए SN1 रिएक्शंस में फ्रंट और बैक दोनों ही सब्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा प्रेफरेंस इन्वर्जन को दी जाती है। फ्रंट से तो भी थोड़ा रिपल्शन हो सकता है, माना जाता है ऐसा, लेकिन बैक सब्स्टिट्यूशन से कोई हमेशा रिपल्शन नहीं होता। तो याद रखिए सब्स्टिट्यूशन में, फ्रंट और बैक सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एडवांटेज हमेशा इन्वर्जन का होता है। कहने का मतलब ये है जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेट डाटा दे रहा हूँ, पूरा कंफर्म डाटा नहीं है, मान लीजिए 5% पहले इन्वर्जन ही होगा। मैंने कहा था इन्वर्जन को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, तो जो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट्स बनने वाला है उसमें 5% प्रोडक्ट पहले इन्वर्जन ही बनेगा, और जब 5% इन्वर्जन बन गया, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा बताइए, रिमेनिंग बचा 95%। रिमेनिंग बचा कितना, 95%। अब 95% जो मेरे पास मिक्सचर बनना है, ठीक है, उसमें से रिटेंशन और इन्वर्जन की मैं बात करूं तो ये 50-50% बनते हैं। कहने का मतलब ये है, ये बनेगा 47.5%, ये भी बनेगा 47.5%। ये देखिए, तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं
कोई आपसे पूछे SN1 रिएक्शंस में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होते हैं, आप बोलिए दोनों होते हैं, फ्रंट और बैक। आपसे पॉइंट पूछे एक और कि SN1 रिएक्शंस में किसको एडवांटेज ज्यादा है, आप बोलोगे इन्वर्जन को। देखिए इन्वर्जन थोड़ा ज्यादा बन रहा है, ये देखिए सर ये। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या SN1 रिएक्शंस में रैसेमिक मिक्सचर बनता है, आप मना मत करना, बनता है बिल्कुल। रैसेमिक मिक्सचर क्यों बनता है, देखिए क्योंकि दोनों का ही इक्वल अमाउंट से, दोनों का 50-50% अमाउंट से ऐसे मिक्सचर को आप बोल सकते हो रैसेमिक मिक्सचर। मैं भी उसको काउंट नहीं कर रहा, मैं इस वाले को काउंट कर रहा हूँ मिक्सचर को। ये एज ए रैसेमिक मिक्सचर है, मतलब आप बोल सकते हो SN1 reactions having racemic mixture। SN1 रिएक्शंस रैसेमिक मिक्सचर रखती है, लेकिन क्या 100% रैसेमिक रखती है, नहीं, क्योंकि 5% ऑलरेडी इसका पहले से क्या बन चुका है, इन्वर्जन। तो आपके पास केवल 95% जो था मिक्सचर उसका रैसेमिक बना है। तो आप क्या बोलोगे दूसरा स्टेटमेंट, बट नॉट 100% रैसेमिक, लेकिन ये 100% रैसेमिक नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को की पॉइंट्स बताए इसके, ये सब्स्टिट्यूशन का की पॉइंट्स था। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें, ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इस पर कई बार न्यूमेरिकल से आता है, बताता है कि आपका जो रैसेमिक मिक्सचर है वो 80% बना है। मैं फिर बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका रैसेमिक मिक्सचर है, उसने क्वेश्चन में बोला रैसेमिक मिक्सचर कितना है 80%, तो बोलेगा इन्वर्जन कितना होगा। तो आपको खुद को सोचना है कि 80% रैसेमिक बन रहा है, तो ऑलरेडी 20% क्या बन चुका है, इन्वर्जन स्टार्टिंग में। और रैसेमिक में इन्वर्जन कितना होगा, 40% होगा। तो 40 + 20 मिला के कितना बोलोगे इन्वर्जन आप, 60%। ये आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मेरे पास में SN1 रिएक्शंस कंप्लीट हुआ है पूरा। SN1 रिएक्शंस के मैंने सारे की पॉइंट्स आपको समझा दिए, ठीक है। अब ये आपको बेटर समझ में आ गया, तो अब आपको SN2 रिएक्शंस समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। SN2 इसके कंपेयर में काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो SN2 को मैं पढ़ाते समय साथ साथ SN1 के साथ मैं कंपेयर भी करता चलूँगा, और धीरे धीरे उसको हम आगे लेते चलेंगे। और उसके बाद में मैं SN1 SN2 दोनों की रिएक्टिविटी और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, वो सब हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करिए, आगे मिलता हूँ।